जय भीम। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष हेमंत पोयाम से। देखिए, वे खुल करके बता रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की 23 के चुनाव में क्या रणनीति होगी, किस तरह पार्टी चुनाव में किला फतह करेगी, क्या होगा गठबंधन, क्या स्थितियां बनेंगी और बीती बातें। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चंद्र रोहरा, दैनिक लोकसदन एडिटर। आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं आपसे आग्रह करता हूं, इस वीडियो को देखने के साथ कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पोयाम जी, आज एक महत्वपूर्ण दिन है, 15 मार्च, माननीय काशीराम जी का जन्म दिवस। कैसे मनाया गया पूरे प्रदेश में और कोरबा में? जी नमस्कार, मैं हेमंत पोयाम, प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़। और आज मैं कोरबा आया हुआ हूँ और आज की तारीख है 15 मार्च। और आज के दिन जन्म हुआ था बामसेफ DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब कांसीराम जी का। और छत्तीसगढ़ बहुजन समाज पार्टी में पूरे 33 जिलों में जिला स्तरीय आयोजन किया गया जयंती कार्यक्रम का। तो आज मैं कोरबा में मुख्य अतिथि के रूप में आया हुआ था। हमारे साथ हमारे जिला के अध्यक्ष हैं फूलचंद सोनवानी जी, जिला के सचिव हैं मूलचंद आज़ाद जी, और लगभग 500 की संख्या में आए थे बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता। और बहुत ही उत्साहपूर्ण तरीके से मान्यवर साहब कांसीराम जी का जयंती कोरबा में मना है। और आने वाले चुनाव में कोरबा से भी विधायक जीता करके देने के लिए कार्यकर्ताओं ने संकल्प लेकर गए हैं। जी और पासा दियो। हेमंत पोयाम जी, आप छत्तीसगढ़ के प्रदेशाध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के। जी आपने अभी तक क्या महसूस किया है देश में कि बहुजन समाज पार्टी की जनाधार दिनों दिन बढ़ने की बजाय कमज़ोर क्यों होते जा रही है? देखिए, मैं छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँगा और राष्ट्रीय लेवल की बात है तो मान्या बहन जी से आप इस बारे में क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और छत्तीसगढ़ में मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ है और उसमें हमने तो जीत हासिल नहीं किया, लेकिन उससे पहले मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो उसमें हमारा गठबंधन था छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी जी के साथ में। और चूंकि हमने गठबंधन से चुनाव लड़ा था तो गठबंधन को लगभग 14% वोट मिला था, क्योंकि उसमें हम लोग गठबंधन का परसेंट को बोलेंगे क्योंकि हमने गठबंधन में लड़ा था। और उसमें हम लोग 7 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे, जिसमें से बहुजन समाज पार्टी के पास 2 सीट आई थी और जोगी कांग्रेस के पास 5 सीट आई थी। तो 7 सीट हमारे लिए उत्साहजनक था। और लगभग 10 से ज़्यादा सीटों पे हम लोग सेकंड पोजीशन पे रहे। तो बहुजन समाज पार्टी और गठबंधन के लिहाज से हमारा प्रदर्शन कमज़ोर नहीं कहा जा सकता। और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि पिछले बार के जैसे 2008 हो या 2013 में देखा जाए तो बहुमत से 6-7 सीटें ही का ही अंतर रहा है, सरकारें जब भी बनती रही हैं। तो अगर उसी तरह का प्रदर्शन 2018 में कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा होता, या बीजेपी 30 से 35 सीट कामयाब होती जीतने में, तो हमारा जो 7 सीट था, 7 सीट जो हम लोग जीते थे गठबंधन, उसके बगैर किसी की सरकार बनना नामुमकिन था। तो हमारा जो प्रयास था कि गठबंधन की सरकार बने या अलायंस की सरकार बने, वो नहीं बन पाया। और कांग्रेस की एक तरफा जीत की वजह से तो समीकरण गड़बड़ हो गया। नहीं तो हम लोग का जो 7 सीट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था छत्तीसगढ़ के लिहाज से। लेकिन आज की वर्तमान में जोगी जी, अजीत जोगी जी के जाने के बाद आपकी गठबंधन कितना अच्छा काम कर पाएगी? नहीं, देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद में मान्या बहन जी ने दिल्ली में एक मीटिंग करके हमको ने स्पष्ट कर दिया कि अभी हमारा किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है, जो गठबंधन था वो ख़त्म हो चुका है। और अभी वर्तमान में स्थिति है कि अभी हमारा मतलब मान्या बहन जी की तरफ से जब तक अंतिम कोई डिसीज़न नहीं आता तब तक तो हम पूरे 90 सीटों की तैयारी पर लगे हुए हैं और 90 सीटों पर दमखम के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आपको ये नहीं लगता कि
बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ में 1 से 3 सीट के बीच में रहती है, और आज अगर 90 सीट के चक्कर में कहीं वो भी ना चला जाए। जी नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। निश्चित रूप से हम लोग 1 या 2 सीट जीतने में कामयाब होते हैं, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में हमारा लगभग 4% का वोट प्रतिशत है और 2 सीट हम लोग जीतने में कामयाब हुए हैं, और 4 सीटों पे बहुत ही कम अंतर से हम लोग हारे हैं। और अभी जो वर्तमान में सिटिंग एमएलए हैं उनको दोबारा से टिकट उनका फाइनल हो चुका है, वो दोबारा से लड़ेंगे, क्योंकि सिटिंग एमएलए का टिकट काटने का माननीय बहन जी का कोई आदेश नहीं है, रिपीट होंगे। उसके अलावा जो 4 सीटें हैं जिसमें हम लोग 1-2 हज़ार के मार्जिन से हारे हैं, तो उन सीटों पे भी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। तो हम लोग निश्चित रूप से ये उम्मीद कर रहे हैं कि उन सीटों को भी जीतेंगे, और वर्तमान में जो जीती हुई सीट है उसको हम लोग जीत मान के चल रहे हैं। तो 6 सीटें तो हम लोग जो है अभी फर्स्ट नंबर पे रखे हुए हैं। उसके बाद बहुत सारी सीटें हैं जिसमें हम लोग 3rd पोजीशन पे रहे, वहाँ पर भी हमारे कैंडिडेट अभी मेहनत कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हम लोग उन सीटों को भी जीतने का काम करेंगे। जिस तरह से हम लोग पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और माननीय बहन जी के दिशा निर्देशानुसार गांव चलो अभियान चल रहा है, लोगों के मन में कांग्रेस भाजपा के प्रति गुस्सा है, उसको हम लोग निश्चित रूप से अपने पक्ष में करने के प्रयास में लगे हैं, और इसका फ़ायदा हमको मिलेगा। अभी बहुजन समाज पार्टी के राजनीतिक दृष्टि में छत्तीसगढ़ की मूलभूत समस्याएं क्या क्या है? देखिए, छत्तीसगढ़ तो बहुत एक धनी प्रदेश है। खास करके जब मैं बस्तर ज़िले से आता हूँ, वहाँ पर तो अनेक प्रकार के खनिजों का भंडार है, और जहाँ कोरबा में आया हुआ हूँ यहाँ पर भी कोयला का भंडार है, और सरगुजा संभाग में भी खनिज के भंडार हैं। और लेकिन अगर यहाँ की स्थिति देखी जाए तो यहाँ के लोग जो है लाखों की संख्या में दूसरे स्टेट में पलायन करते हैं काम की तलाश में। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और हम लोग इसको उठा रहे हैं, गाँव में जाकर के लोगों को बता रहे हैं कि भाई ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि हमको लाखों की संख्या में पलायन करने की ज़रूरत पड़े। इस शासन की इस तरह की जो नीतियाँ हैं, यहाँ के लोगों को रोज़गार न दे करके, यहाँ के लोगों को नौकरी न दे करके जो बेरोज़गार बना के रखी है और गरीब बना के रखने का काम हुआ है, तो उसके जो है दुष्परिणाम ये हुआ है कि छत्तीसगढ़ एक गरीब राज्य के श्रेणी में आता है, जबकि छत्तीसगढ़ ऐसे धन धान्य से परिपूर्ण राज्य है कि पूरे देश को पाल सकता है। और देखा जाए तो यहाँ पे जो सरकार की नीतियों की वजह से जो हसदेव अरण्य का मामला हो, चाहे बैलाडीला के लोहा पहाड़ को देने का मामला हो, अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े कारपोरेट्स घराने को सरकारें, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, उनको जो है कि दोनों हाथों से लुटाने का काम हो रहा है, और आम पब्लिक परेशान है। और बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको हम लोग लेकर के उनके बीच में जा रहे हैं। और हम जैसे यूपी में जब माननीय बहन जी सरकार बनाई थी, तो जिस तरह से उन्होंने शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के काम किया था, तो हम लोग जो है उन कार्यों को छत्तीसगढ़ की जनता को भी बताने का काम कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनती है तो हम यहाँ पर भी उस तरह के कार्य करेंगे, और यहाँ से किसी का कोई पलायन होने नहीं दिया जाएगा। यहाँ के लोगों को यहीं पर रोजगार मिलेगा। और बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी योजनाएं हैं जो हम लोग अपने लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से बीएसपी के पक्ष में लोगों का झुकाव दिख रहा है हम लोगों को। इस प्रदेश में उद्योगों की व्यापक आगमन से छत्तीसगढ़ को क्या लाभ और क्या हानि हुआ है? देखिए, मैंने अभी जैसे कि बताया, कोरबा में उद्योग लगना चाहिए, लेकिन उससे कोरबा के जो स्थानीय निवासियों को फायदा होना चाहिए। सरगुजा में उद्योग लगना चाहिए, लेकिन सरगुजा के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। बस्तर में उद्योग लगेगा तो बस्तर के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। तो जैसे कि देखिए आप, वहाँ बस्तर में उद्योग लगा, नगरनार में स्टील प्लांट का निर्माण किया गया, वहाँ पर 10,000 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण किया गया आदिवासियों का। उनको कहा गया कि आपको रोजगार मिलेगा, यहाँ पे काम दिया जाएगा, लेकिन अपने आदिवासियों ने वहाँ ज़मीन दिया रोजगार के लालच में, या कुछ सपने थे उनके, लेकिन आज जो है उसको निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। तो सरकारें उद्योग लगाएं, इसके हम विरोध में नहीं हैं, लेकिन उसके आड़ में जो है बड़े बड़े कारपोरेट्स घरानों का फ़ायदा होता है। बाकी जो स्थानीय लोग, वहाँ के लोग हैं, जो लोग अपनी पुरखों की ज़मीन को इस उम्मीद से उद्योग के लिए देते हैं कि सरकार इसके बदले में हमारे बाल बच्चों को नौकरी देगी, लेकिन अक्सर ये देखा जा रहा है कि ऐसा होता नहीं है। इसलिए जो है
हम निजी क्षेत्र में भी आरक्षण के पक्षधर हैं। अगर वहाँ पे निजीकरण होता है तो उसमें भी हमारे ST SC OBC को जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तब हम लोग जो है कि इसको कुछ सही समझेंगे। नहीं तो जो सरकार की नीतियां हैं, पूंजीवादी नीतियां हैं, बहुजन समाज पार्टी उसके विरोध में हमेशा लड़ती रहेगी। आपको ये नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ को मोर लक्ष्मी दाई के कोरा धान के कटोरा कहा जाता था, आज वो कटोरा उद्योगों की आगमन से पूरा धराशायी हो गया, छेद हो गया? जी, मैं तो चाहता हूं कि खेती को भी उद्योग का दर्जा दिया जाए और शासन जो है इसको एक उद्योग के रूप में विकसित करे, ताकि जो यहाँ की जो किसान हैं वो उद्योग मतलब वो कृषि से दूर ना भागें। उनको ऐसा लगता है कि कृषि में अब कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ कोई काम मतलब उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो खेती से दूर होता जा रहा है और ज़मीन को बेच रहा है और किसानों की ज़मीन पर फैक्ट्रियाँ लग रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि किसान की ज़मीन भी बची रहे और वो खेती करने को मतलब अपना उत्साह से करे और उसका जो है उपज का एक एक दाना खरीदा जाए, जैसा कि कांग्रेस सरकार ने वादा किया था, लेकिन उसने जो है एक लिमिट लगा दिया। और जो है सरकारें हमेशा इस तरह से किसानों से झूठे वादा करके सरकार में आती हैं और उनको जो है इस तरह से उनकी नीतियां रहती हैं कि किसानों को मजबूरन अपनी ज़मीन बेचना पड़ता है। यहाँ मैं कई लोगों को देखा हूँ, किसानों को, जो अपनी ही ज़मीन में आज मजदूर बनने के लिए मजबूर हुए हैं। औद्योगिक नीति से छत्तीसगढ़ में जो है कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है स्थानीय लोगों को। इससे जो है बाहरी पूंजीपति या दूसरे जो सेठ लोग हैं उनका ही फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पर खेती को बढ़ावा देना चाहिए, उद्योग का दर्जा देना चाहिए और सरकार को जो है बड़े पैमाने पर किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। आपने अभी कुछ आरक्षण के विषय में बोल रहे थे, आप लोग को ये नहीं लगता कि जो आरक्षण है उस सीमित आरक्षण में SC ST समाज का जैसा गुंजाइश होना चाहिए वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, लेकिन सरकार अदर लोगों को भी इस आरक्षण की कोटे में शामिल करने के लिए कोशिश कर रही है, इसको आप कितना अच्छा मानते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो पॉलिसी है सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की है और हम शुरू से इसके पक्षधर रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने शुरू से इसके पक्ष में ट्वीट के माध्यम से हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो बोला है और इसलिए हमने EWS का भी समर्थन किया है कि या आर्थिक आधार पर गरीब लोगों को भी